चलो, तो हमने अभी तक लॉ में क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। मुझे बताओ, पार्टनरशिप के 2 यूनिट कंप्लीट किए, कौन से थे दो यूनिट्स? हाँ, पार्टनरशिप के 2 यूनिट हमने कंप्लीट किए हैं और सेकंड यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया और थर्ड यूनिट कंप्लीट किया। पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन, उसके बाद में था थर्ड यूनिट था रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। और सेकंड जो है वो कौन सा है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें से भी हम कुछ पार्ट देख चुके हैं। लास्ट टाइम हमने पूरी रिवीजन की थी, अपने ऑडियो रिकॉर्ड किया था, याद है? बाद में सुना कि नहीं सुना? किसने सुना? ठीक है, या मतलब वो सुनने से याद आ जाए क्या क्या है, पॉइंट्स रिकॉल हो जाए ना सभी, ठीक है। तो वो रख लेना आपके पास। ओके, बाद में हम हमने लास्ट लेक्चर में पर्सनल प्रॉफिट पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था पर्सनल प्रॉफिट कहां से कमाया। पर्सनल प्रॉफिट अगर किससे कमाया हो? सेम बिजनेस से, तो बाकी पार्टनर्स प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकते हैं क्या? यस। लेकिन अदर बिजनेस से कमाया हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसके बावजूद कमा लिया, तो क्या शेयर मांग सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हैं? क्या मांग सकते हैं? उसने सेम टाइप का बिजनेस नहीं किया, अदर बिजनेस किया, अदर बिजनेस से उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी अदर बिजनेस करने के लिए, फिर भी उसने बिजनेस किया, तो आप डैमेजेस मांग सकते हो या शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकते हो? क्या डैमेजेस मांग सकते हो, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट कब मांगा जा सकता है? जब सेम टाइप ऑफ बिजनेस आप कंटिन्यू करते हो, मतलब उसे बोला जाता है कंपीटिंग बिजनेस। क्या कहा जाता है? कंपीटिंग बिजनेस। डन, ठीक है। आगे उसके बाद में पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आगे पढ़ा था। इंप्लाइड अथॉरिटी, याद है कि इंप्लाइड अथॉरिटी किसने दी है? इंप्लाइड अथॉरिटी किसने दी है? कैसे मिलती है आपको इंप्लाइड अथॉरिटी? हाँ, इंप्लाइड किसने दी है? लॉ। ओके, जब आप डिसाइड नहीं करते हो अथॉरिटी, तो उस केस में लॉ कुछ अथॉरिटी बताता है। रेगुलर बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए जो अथॉरिटी है, मैंने आपको बोला था कि अगर आप नीचे जाते हो, कहते हो कि नोटबुक परचेस करनी, वो कहता है कि मैं अपने पार्टनर से पूछ लेता हूं, तो हर बार वो पार्टनर से पूछ के नोट सेल कर रहा है, नोटबुक सेल कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस हो पाएगा कि इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि इंप्लाइड अथॉरिटी हर एक पार्टनर को है। अगर आपको लगता है कि किसी पार्टनर ने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक्टिव नहीं रहना चाहिए, तो उसके साथ अलग एग्रीमेंट जो बनती है, एग्रीमेंट में मेंशन करो कि ये पार्टनर को अलाउड नहीं है बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। क्लियर? तो ये भी हमने देखा था इंप्लाइड अथॉरिटी। मैंने आपको बताया था बिजनेस डिसीजन कैसे होता है, पहला बताया था इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब डिसीजन अकेला ले सकता है, किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था? यूनानिमस, सभी की कंसेंट चाहिए, जिसमें क्या क्या बताया था? चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस के लिए, और दूसरा क्या बताया था? चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, और दूसरा किस लिए? एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके लिए सभी की परमिशन लेनी पड़ती है। और तीसरा क्या था? मेजॉरिटी। पहला था अकेला ले सकता है, दूसरा सभी को साथ में लेना पड़ेगा, और दूसरा मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी कौन सा? याद है कि जो इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद के नाम से अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो अकेले डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं। तो वो दोनों जगह पे नहीं जाते, अकेले से भी नहीं ले सकते और यूनानिमस भी नहीं, तो कहां पे जाएंगे? मेजॉरिटी। बाद में अपना जो क्लेम है वो क्लेम कॉम्प्रोमाइज करना है या आर्बिट्रेटर के पास केस लेके जाना है, तो उसके लिए कौन चाहिए? मेजॉरिटी लोगों ने हां बोलना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, हाँ ये हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। हाँ देखो, अगर एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दे दी तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा?
नोटिस इज गिवन टू फर्म। एक बार एक्टिव पार्टनर को पता चल गया कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता चल गई, तो क्या समझाएगा, फर्म को पता चल गया। हर पार्टनर को आपको अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वहां पे क्या होता है, देखो आपको अगर एक गुड्स चाहिए, गुड्स परचेस करें, एक आपका एक्टिव पार्टनर फोन करता है डीलर को, कहता है कि मुझे ये गुड्स चाहिए। वो डीलर कहता है कि वो तो गुड्स नहीं है, थोड़े से चेंज है, मतलब जो हमेशा हम आपको क्वालिटी सप्लाई करते हैं वो नहीं है, थोड़ी सी चेंज है, तो आप अगर बोल दो तो मैं भेज देता हूं। उसने बता दिया चेंज क्या है, तो एक्टिव पार्टनर को उसने बता दिया, क्या बता दिया कि कुछ चेंजेस है गुड्स में, तो मैं गुड्स भेज सकता हूं बट वो सेम गुड्स नहीं है। क्लियर? तो अपना एक्टिव पार्टनर क्या बोलता है कि ठीक है भेज दो गुड्स। जैसे ही गुड्स यहां पे आते हैं, पेमेंट किया जाता है, गुड्स आते हैं, उसके बाद में बाकी पार्टनर्स क्या बोलते हैं, हमें तो बताया नहीं उस डीलर ने, क्या बताया नहीं कि गुड्स चेंज आने वाले। तो यहां से बाकी पार्टनर ने फोन किया डीलर को, डीलर क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारे जो दूसरा एक्टिव पार्टनर है ना उसको बताया, तो बोलते कि नहीं, मतलब वो जो पार्टनर है, बाकी पार्टनर्स बोलते कि हमें भी अलग से बताना चाहिए था। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या बाकी एक्टिव पार्टनर्स को अलग से बताने की जरूरत है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है। तो वो क्या करे, ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, मतलब उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए बाकी लायबल है, तो उसको नोटिस दी। इसका मतलब क्या समझा जाएगा, पूरे फर्म को नोटिस मिल गई, बाकी अलग से हर एक को बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी एक पार्टनर को शादी के लिए इनवाइट करते हैं तो बाकी पार्टनर भी जा सकते हैं, वही हुआ ना? ठीक है, मतलब एक को नोटिस मिल गया मतलब बाकी को मिल गई, मतलब एक को इनविटेशन मिल गया तो बाकी को भी मिल गया, ऐसा है क्या? फर्म नहीं, एक्टिव पार्टनर को बोल रहे हैं ना, हमने एक्टिव पार्टनर को कुछ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, तो बाकी एक्टिव पार्टनर को भी मिल गई, ऐसा कह सकते हैं क्या? यस, जनरली कहा जाता है। बट तो मैंने बोला इनविटेशन के लिए भी ऐसा होता है कि शादी की इनविटेशन के लिए या किसी प्रोग्राम में उसे इनवाइट किया तो बाकी पार्टनर्स बोल रहे मैं भी, हाँ ठीक है। तो ऐसी केस में कह सकते या नहीं कह सकते? हाँ या ना? नहीं, क्यों? पर्सनल, बराबर। तो ये जो है ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे बिजनेस मैटर्स है। तो बिजनेस मैटर्स में एक्टिव पार्टनर को नोटिस दी, तो नोटिस किसे मिल गई समझ जाएगा, फर्म को। एक्टिव पार्टनर को नोटिस दी तो किसे मिल गई समझ जाएगा, फर्म को। क्लियर? कोई डाउट है? एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिल गई तो फर्म को मिल गई, ऐसा हम सोचेंगे, ऐसा हम मानेंगे। कोई डाउट है? हाँ, देखो अभी आपने आपस में काम डिवाइड कर लिया, बाहर वालों को क्या पता कि काम कैसे डिवाइड किया आपने? समझ में आ गया? जैसे कि मैं और मेरा एक पार्टनर, हम दोनों ने काम डिवाइड कर लिएगा, वो परचेज देखेगा, मैं सेल देखूंगा, ठीक है। तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास परचेज का काम नहीं, मेरे पास सिर्फ सेल का काम है? ये तो आपस में एग्रीमेंट कर ली ना, तो एग्रीमेंट हम थोड़ी ना हर डीलर को भेजते हैं। वो डीलर क्या सोचेगा, ये पार्टनर एक्टिव है, भाई इसको बता दिया मेरा काम खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो बाकी पार्टनर्स का काम, बाकी लोगों का काम इतना ही है कि जो पार्टनर से उनको कम्युनिकेट करो। समझ में आ गया? एक्टिव पार्टनर को कम्युनिकेट करो। आपने माइनर को कम्युनिकेट किया तो बाकी पार्टनर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। आपने स्लीपिंग पार्टनर या अदर कोई किसी पार्टनर को दे दिया तो बाकी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट आपने एक्टिव पार्टनर को कम्युनिकेट किया तो बाकी पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ गया? ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? दो चीज में एप्लीकेबल नहीं होता है कि एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दी तो बाकी को मिल गई, ऐसा दो चीजों में नहीं कहा जाएगा। पहला कौन सा? पहला ये मैंने बता दिया, जहां पे पर्सनल मैटर्स हो, इफ दैट एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस मैटर। और दूसरा क्या? इफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व फ्रॉड, मतलब फ्रॉड है और उस फ्रॉड में वो एक्टिव पार्टनर इन्वॉल्व है, तो ऐसी केस में भी उस पार्टनर को पता था तो बाकी लोगों को भी पता था, ऐसा समझा नहीं जाएगा। दो केस में नहीं समझा जाएगा। नॉर्मली क्या समझाता है बोलो? एक्टिव पार्टनर को पता है मतलब पूरे फर्म को पता है, इट इज बाइंडिंग ऑन होल फर्म। बट इन टू केसेस विल नॉट ट्रीट दैट नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज नोटिस टू फर्म। ऐसे कौन से दो केसेस है? पहला कौन सा? जहां पे पर्सनल मैटर्स हो, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, और दूसरा क्या? फ्रॉड। ओके, वो फ्रॉड का केस हो तो वहां पे लिख देना जनरली नोटिस टू एक्टिव पार्टनर
generally notice to active partner is treated as notice to firm. Notice to active partner is treated as notice to firm. Right? Notice to active partner is treated as notice to firm. But in following cases, notice to active partner is not treated as notice to firm. Notice to active partner is not treated as notice to firm. पहला कौन सा है? हाँ? Okay, if the notice / information was not related to business of firm. Notice / information was not related to business. और दूसरा क्या? हाँ? If such active partner was involved in fraud. If such active partner was involved in fraud. Done? No? Done? आगे बाद में हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर को लायबल मतलब फर्म लायबल कब होगी? अगर वो फर्म के बिजनेस किया हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। दूसरा क्या था? फर्म के नाम से किया हो, याद है क्या? फर्म के नाम से, और क्या फर्म के बिजनेस के लिए किया हो एज एन पार्टनर, तो फर्म लायबल होती है। मैंने आपको बोला साइन करते वक्त भी कैसे साइन करनी है? साइन करो, नीचे आपका नाम लिखो एज एन पार्टनर ऑफ डैश डैश फर्म। तो इसका मतलब कि यू आर साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अगर आपने सिर्फ खुद की साइन कर दी ना, ध्यान रखना, खुद की साइन कर दी तो आप पर्सनल लायबिलिटी ले रहे हो। खुद का नाम हो, साइन कर दी तो आप खुद के नाम पे लायबिलिटी ले रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं फर्म लायबल होनी चाहिए, तो 3 कंडीशन है। पहला, बिजनेस किसके लिए किया था? बिजनेस ऑफ फर्म। दूसरा, किसके नाम से किया? फर्म के नाम से। और साइन भी कैसे की? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, पर्सनली साइन नहीं किया। क्लियर? ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में माइनर का पढ़ा था। माइनर का क्या पढ़ा था? हाँ, ट्रांसफर किए थे राइट्स, याद है क्या? मतलब शेयर ट्रांसफर किया था। किसने शेयर ट्रांसफर किया? पार्टनर ने। तो पार्टनर ने शेयर ट्रांसफर करते वक्त बाकी पार्टनर से परमिशन पूछ ली, बाकी पार्टनर बोलते हैं हाँ कर लो। तो ऐसी केस में नया जो पर्सन आया वो पार्टनर है या ट्रांसफर है? ट्रांसफर। क्या उसे पार्टनर जैसे राइट्स मिल जाएंगे? नहीं। उससे क्या वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है बिजनेस में? हाँ या ना? नहीं कर सकता। तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। और जब वहां पे क्या है कि बिजनेस बंद पड़ता है तो उस वक्त वो अपना शेयर क्लेम करने के लिए अकाउंट चेक कर सकता है। इतना ही था, बाकी उसे पार्टनर के राइट्स नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि नहीं वो नया पर्सन पार्टनर ही बने, तो एग्रीमेंट करो। मैंने आपको बोला था सी ने डी को शेयर ट्रांसफर किया, ये एग्रीमेंट सी एंड डी के बीच में, ए भी उसके पार्टनर नहीं बने, तो डी जो है वो सिर्फ क्या है? ट्रांसफरी है। क्या है? ट्रांसफरी। आगे बाद में माइनर जो है वो किसके लिए एडमिट किया जाता है? बेनिफिट के लिए। तो वो खुद पर्सनल लायबल है क्या? नहीं है। वो कहां तक लायबल है? शेयर, जिसका जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है उतने के लिए वो लायबल है, उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? उसमें भी हमने देखा था कि वो जब मेजर बनता है तो 6 महीने में डिसाइड कर सकता है। क्या डिसाइड कर सकता है? कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू करना। और वो डिसकंटिन्यू करता है तो वो जिस दिन तक था उतने दिनों के लिए जो लायबिलिटी आ गई उसके लिए उसका शेयर लायबल, वो खुद नहीं है। लेकिन उसने कंटिन्यू किया तो क्या?
जब से उसने एडमिशन लिया था तब से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, वो लायबल बन जाता है। बाद में उसके राइट्स क्या होते हैं, एज एन माइनर राइट्स क्या होते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। उसे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है क्या, यस, ठीक है। बाद में अकाउंट चेक कर सकता है, नहीं, ओके, वो माइनर है ना, तो ऐसे केस में उसके लिए ये अलाउड नहीं होगा। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में आगे देखो, ऑन पेज नंबर 3.32, लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। मतलब पार्टनर आता है या जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पार्टनर कब आ सकता है, कब जा सकता है, बोलो। रिटायरमेंट, बोलो क्या होगा, जाएगा। डेथ, जाएगा। अभी रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है, ध्यान रखना, रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है। ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ में जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, ये लॉ के हिसाब से भी देखोगे, तो थोड़ा बहुत फर्क है, बट बहुत सारी चीजें सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए तो लगभग सिमिलर है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, ओके, रिटायरमेंट में वो बाहर जाए और डेथ में वो ऊपर जाए। फर्क समझ में आ गया, रिटायरमेंट में बाहर जाए और डेथ में ऊपर जाए, क्लियर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो लगभग सिमिलर होती है, सिर्फ हम जब उसका फाइनल शेयर निकालते हैं तो उस वक्त रिटायरमेंट में उस पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट कर देते पार्टनर को ही, और डेथ में उसके रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट कर देते, बाकी तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमें पढ़ना रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, उस केस में क्या होगा, क्लियर। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देखो यहां पे। अभी कोई भी नया पार्टनर आता है, याद है कि बेसिक स्ट्रक्चर फर्म का क्या होता है, कितने पार्टनर्स है, कौन सा बिजनेस करे और कितने दिन तक, याद है क्या मैंने बोला था, बेसिक स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, क्या क्या, कितने पार्टनर्स है, कौन सा बिजनेस, कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, लिखा होगा कहीं पे तो, ओके। तो ऐसी केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये भी बताया था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बाकी पार्टनर्स के राइट्स कोई भी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ अगर फिक्स पीरियड के बाद में भी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है, तो अगर आपको जाना हो तो उस वक्त क्या, पहले कंसेंट लेनी पड़ती थी, अभी नोटिस देनी पड़ती। ये भी हमने पढ़ा था। अभी सबसे पहला देखो, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। मिला क्या, क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मतलब, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मतलब क्या है, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मतलब, विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, एडमिशन ना, ठीक है। अगर एडमिशन किसी पार्टनर को एडमिशन देना है तो कंसेंट सभी की चाहिए, हाँ या ना, यस, सभी की कंसेंट चाहिए, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अभी आप मुझे बताओ, नया पार्टनर जो आ गया उसकी लायबिलिटी कब से कब तक है, कब से कब तक, जब से उसका एडमिशन हुआ तब से कब तक, जब तक जाता नहीं, गलत है, जब तक वो जाने की नोटिस नहीं देता। जिस दिन रिटायर होता है उस दिन उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है, जिस दिन वो नोटिस देता है कि मैं इस फर्म से जा रहा हूं, उस दिन से उसकी लायबिलिटी खत्म होती है। मतलब मान लो कि उसने रिटायरमेंट ले लिया, लेटेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया जनवरी महीने में, लेकिन उसने नोटिस दी नहीं, जनवरी महीने में रिटायरमेंट ले लिया, उसने नोटिस दी नहीं, उसने नोटिस दी मार्च में, मतलब तब तक लोग क्या सोच रहे हैं कि वो पार्टनर है, तो वो लायबल रहेगा। वो कौन सा पार्टनर बन गया 2 महीने के लिए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि उसने खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट किया बाय नॉट गिविंग नोटिस ना देने से लोग उसे क्या समझ रहे हैं, पार्टनर। तो वो कौन सा एक्चुअल पार्टनर नहीं, वो कौन सा पार्टनर है, कौन सा है, होल्डिंग, क्योंकि वो खुद से या कोई और उसे रिप्रेजेंट करता है पार्टनर, इवन दो इज नॉट पार्टनर। तो रिटायरमेंट नहीं, याद रखना आगे से, कब तक लायबिलिटी है, नोटिस तक। कब तक लायबिलिटी है, पब्लिक नोटिस तक। जब तक आप पब्लिक को बताते नहीं हो कि मैं इस पार्टनरशिप से बाहर जा रहा हूं, तब तक आप लायबल हो, क्लियर। तो कब से, एडमिशन डेट से नोटिस तक। फिर से बोलो, एडमिशन डेट से नोटिस तक। अब ये देखो, एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि मैंने बोला एडमिशन डेट से नोटिस तक, करेक्ट है, मैंने क्या बोला, एडमिशन डेट से नोटिस तक, ये मैंने बोला। अभी कैसे काउंट करें कि जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन के बाद में कितनी लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के हैं, मतलब जब वो आया था वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से लिए गए थे लेकिन चल रहे, कंटिन्यू हो रहे, समझ आए, कॉन्ट्रैक्ट पहले लिए थे वही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे, कंटिन्यू हो रहे, सुना मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके आने के बाद लायबिलिटी कितनी हो गई, कैसे कैलकुलेट करें, डिफिकल्ट है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है पहले से, उसका बेनिफिट वो भी ले रहा है,
6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बीच में ज्वाइन होता है 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में, तो बाद में 3 महीने का जो प्रॉफिट आएगा वो भी शेयर कर लेगा ना, तो उसके लिए वो कितना लायबल है? तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन समझ में आया क्या? क्या बोला है? जिस दिन एडमिशन होता है उसके आगे वो लायबल बनता है, लेकिन उनके बीच में झगड़ा चलेगा क्या कि मैं आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, सब कुछ वहां पे कहेगी, प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम नए पार्टनर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तुझे आना है तो आ, लेकिन तू पहले से लायबल है, ऐसा बोलेंगे। अगर उसने हाँ बोला, एग्रीमेंट हो गई, ऐसे एग्रीमेंट हो गई, क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और नई फर्म बन गई ना, पहले 2 की फर्म थी, अभी कितने की है? 3 लोगों की। वो नई फर्म पुराने फर्म की लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब क्या? वो 2 लोगों की लायबिलिटी कौन एक्सेप्ट करेगा? 3 लोग। तो ऐसे केस में आप उसकी लायबिलिटी कब से बना सकते हो? स्टार्टिंग से, एडमिशन के पहले से भी बना सकते हो। तो क्या क्या चीजें मैंने बोली? एडमिशन है, कंसेंट चाहिए सभी की, बाद में कंसेंट मिल गया, एडमिशन हो गया। कब से लायबल है वो? एडमिशन डेट से। लेकिन उससे पहले से लायबल बनाना हो तो पहले से कैसे? एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में लिखो। बाद में क्या? क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या? न्यू फर्म एक्सेप्ट्स लायबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म, तो उसकी लायबिलिटी पहले से होगी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ध्यान देना, यहां पे देखना आगे। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर में सेकंड लाइन में, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर इनटू फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर उसमें हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। तो उसमें एडमिशन लिख देना। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर का मीनिंग क्या है? एडमिशन। मैं आपको बोल तो जाऊँ एफवाई का, बट वो कल का मेरा एक ये था, काम था, अभी याद आया। ठीक है, बता दूंगा आगे का। चलो आगे। नेक्स्ट हो गया। आगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। लायबिलिटी क्या है? अंडरलाइन करना। ऑर्डिनरीली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड अनलेस ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस incurred by the firm prior to the date. The new firm, including the new partner who joins it, may agree to assume liability for the existing debts of the old firm. The creditor may agree to accept. मतलब मैंने जो बताया ना वो 3 चीजें बताई, कौन सी? एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। दूसरा क्या? न्यू फर्म assumes the liability of old firm and creditors don't have any objection. तो लिख देना वहां पे। Generally, new partner is liable from the date of admission. Generally, new partner is liable from the date of admission, but his liability may be made from the start of firm if पहला कंडीशन, पहला उसमें पहला क्या है? agreed between partner. Second, new firm
assumes liability of new firm, assumes मतलब accepts liability of old firm, and तीसरा तीसरा क्या? New firm assumes liability of old firm. Third, creditors don't have any objection. Creditors don't have any objection. क्रेडिटर्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. अगले पेज पे रिटायरमेंट. तो देखो रिटायरमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर फिक्स पार्टनरशिप हो तो कब रिटायर हो सकते हो? फिक्स पार्टनरशिप में कब रिटायर हो सकते हो? उसमें भी दो है, पार्टनरशिप एट विल है या फिक्स पार्टनरशिप है. फिक्स पार्टनरशिप हो तो कंसेंट लेकर रिटायर होना पड़ेगा, और विल हो तो नोटिस देके. याद है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है. और आपकी लायबिलिटी कब तक है? कब तक? या ठीक से बोलना, किसने गलत बोला तो फेंक के मारूंगा. हाँ, कहां से? नोटिस. कहां तक? नोटिस. परफेक्ट. क्योंकि नोटिस देने के दिन, रिटायर होने के दिन से लायबिलिटी खत्म नहीं होती है, नोटिस देने के दिन से लायबिलिटी खत्म होती है. तो नोटिस वाला पॉइंट याद रखना. क्लियर? नोटिस वाला पॉइंट याद रखना. ठीक है, तो आगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ, कैसे? ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट. ठीक है, और बाय गिविंग नोटिस टू रिटायर. अभी इसमें बाय गिविंग नोटिस जहां पे लिखा है वहां पे लिख देना पार्टनरशिप एट विल. बाय गिविंग नोटिस जहां पे लिखा है वहां पे लिख देना पार्टनरशिप एट विल. और जहां पे लिखा है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वहां पे कौन सी? फिक्स पार्टनरशिप. फिक्स पार्टनरशिप. आगे उसकी लायबिलिटी कब तक है? अंडरलाइन करना. थर्ड पॉइंट लिखा है ना, उसमें अंडरलाइन करना. ही एंड द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल to third parties for any act done by them which would have been an act of the firm if done before retirement until public notice is given. मतलब सिंपली क्या लिखना है? रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल टिल पब्लिक नोटिस. शॉर्ट में लिखो, रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल टिल पब्लिक नोटिस. आगे यहां पे एक केस दिया है, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. द सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्र एंड चंद्रिका प्रसाद held that expression if partner wants to dissociate from the partnership business in a clause of partnership deed which was being construed comprehends a situation where partner wants to retire from the partnership. The expression clearly indicated that the event of retirement the partnership of the business will not come to an end. मतलब क्या बताया? ध्यान दो, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं. जनरली कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में फर्म कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी. और किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जनरली क्या होता है? जनरली फर्म डिसॉल्व होती है. जनरली क्या होता है ये मैं बोल रहा हूं. आप इसे चेंज कर सकते हो. कैसे चेंज कर सकते हो? बाय मेकिंग स्पेसिफिक एग्रीमेंट. तो जनरली रिटायरमेंट से फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, बट डिसॉल्व करना हो तो एग्रीमेंट में लिख दो. जनरली डेथ से फर्म क्या होती है? डिसॉल्व होती है. नहीं करनी डिसॉल्व तो एग्रीमेंट कर लो. समझ आ गया? तो आपको कोई भी चेंज करना हो तो मैंने आपको बोला है कि आपकी मर्जी से, दोनों की मर्जी से हो सकता है कुछ भी. क्लियर? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. वहां पे लिख देना, वहां पे लिख देना.
ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनरशिप generally continues, but it will dissolve कब? It will dissolve if specific agreement is made. Clear? Specific agreement is made. आगे दूसरा पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ डेथ क्या होता है? इन केस ऑफ डेथ जनरली, इन केस ऑफ डेथ, अगला पॉइंट, इन केस ऑफ डेथ जनरली क्या होता है? फर्म डिसॉल्व्स, बट जनरली फर्म डिसॉल्व, बट क्या होगा? इट विल कंटिन्यू कब? इफ इट इज स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में लिखा हो तो कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? आगे दिया है लायबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। जाने वाले पार्टनर की लायबिलिटी क्या है वो तो पढ़ा है ना, कब से कब तक है? जब से उसका मतलब वो आया था तब से नोटिस तक। नोटिस याद रखना, जनरली स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, कहां तक सोचते हैं? रिटायरमेंट तक, नहीं, नोटिस तक होता है। क्लियर? नोटिस देने तक। तो यहां पे दिया कंटिन्यूज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट until underline public notice of his retirement has been given either by himself or by any other partner. आगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन, ठीक है, खुद से जाता है तो रिटायरमेंट, लात मार के निकाल दिया तो एक्सपल्शन। लात मारना कंपल्शन नहीं है, बट ये बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब जबरदस्ती उसे निकाल दिया फर्म से, मतलब बाकी 3 पार्टनर, बाकी 2 पार्टनर सोचते हैं कि एक को निकालना है, तो उस केस में उसे एक्सपल्शन कहा जाता है। ध्यान दो, एक्सपल्शन कैसे होगा? मेजॉरिटी पार्टनर अगर कहते हैं तो एक्सपल्शन हो सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये एक्सपल्शन फर्म के फायदे के लिए होना चाहिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए ना हो। मतलब क्या? 2 पार्टनर, देखो 3 पार्टनर, उसमें से 2 पार्टनर इलीगल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फर्म के नाम पे, लेकिन एक पार्टनर बोलता है कि नहीं, ये गलत बात है, इस वजह से 2 पार्टनर एक को निकालना चाहते हैं, तो ये फर्म के बेनिफिट के लिए चल रहा है, उसे निकालना नहीं ना, फर्म के बेनिफिट में नहीं है इलीगल चीजें कर, ठीक है। तो एक तो पहली बात मेजॉरिटी ने बोलना चाहिए, और दूसरा क्या? गुड फेथ में। गुड फेथ मतलब क्या? विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, गलत सोच के या गलत इंटेंशन के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे नीचे दिया हुआ है एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मिला क्या? वो हेडिंग दी है ऐसे ऑरेंज में, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद द नोटिस, उसे नोटिस देनी चाहिए, ठीक है। एंड ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बातें सुन के लेनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ सोचो या मत सोचो, और सुन के ले लो। समझ आ गया? आ गया। उससे ऊपर एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऊपर, एनालिसिस ऑफ 33 मिला गया, सेक्शन 33, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी। तो कौन कौन सी बातें हैं? मेजॉरिटी, गुड फेथ, अंडरलाइन करना, मेजॉरिटी गुड फेथ, मेजॉरिटी गुड फेथ, दोनों अंडरलाइन किया। और गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के भले के लिए, बाद में जिस पार्टनर को निकाला उसे नोटिस दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो। तीसरा क्या? उसकी बातें सुन के लो, उसका साइड सुन के लेना चाहिए। सुना गया? फिर से बोलो। 2 चीजें एक्सपल्शन के लिए, मेन 2 चीजें, पहला मेजॉरिटी और दूसरा क्या? गुड फेथ। और गुड फेथ का मतलब क्या है? कैसे होना चाहिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा क्या? इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नोटिस शैल बी गिवन। और तीसरा क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी, उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्या? कि उसकी बातें सुन ली जाएगी। भाई उसको रख लो ऐसा नहीं बोल रहे, एटलीस्ट उसका साइड सुन तो लो, उसे नोटिस दे दो, उसे बुलाओ, उसकी बातें सुन लो और बाद में निकाल दो।
उसे बोलने का हाँ ठीक है आ 5 मिनट बोल निकल जा, ठीक है, मतलब वो उसे चांस देना है। अगर आपको उसे निकालना ही है किसी वजह से, और उसे अपॉर्चुनिटी नोटिस दे दो और बोलने की अपॉर्चुनिटी दे दो। सर उसे बोलने दिया तो 5 मिनट गाली देके जाएगा वो। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल किसी निकाल दिया तो वो थोड़ी ना अच्छा बोल के जाएगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि वो गालियां देके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में बोली बात नहीं, बट उसका साइड सुन लो, ऐसा लॉ वहां पे कहता है। डायरेक्टली निकाल दिया ऐसा ना हो। क्लियर? तो आगे if partner, अंडरलाइन करना, नीचे दिया if partner is otherwise expelled the expulsion is null and void। अब उससे इस तरीके से नहीं निकाला तो क्या है, नल एंड void, कुछ इफेक्ट नहीं है, वो एक्सपल्शन सही नहीं है, वो एक्सपल्शन माना नहीं जाएगा। क्लियर? आगे it may be noted that under the act the expulsion of partner does not necessarily result in, कैसा होता है ऐसा, कैसा आवाज, वो स्टील की है ना, इस वजह से वो कोई मतलब वो स्टील का डोर हो गया हो तो उस केस में आवाज आता है ना, तो ऑयल यूज कर सकते तुम। मतलब हम कैसे डोर खींचते वक्त आवाज आता है ना, ऐसा ऐसा आवाज आ गया, तो इस वजह से वहां पे क्या ऑयल छोड़ते हैं ना हम डोर के बीच में, वो बिजागरी क्या होता है जॉइंट्स उस वक्त। हाँ तो जो भी है इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। हाँ मतलब आजकल तो अभी सुबह वही चल रहा था, आजकल तो ये समझ में नहीं आया कि ठंड चल रही है या गर्मी चल रही है। मॉर्निंग में ठंड होती है एकदम, और दोपहर को ऐसी गर्मी होती है, ठीक है, मतलब वो विंटर में समर है या समर में विंटर है, मतलब ये स्विंटर है कि विमर है ये समझ में नहीं आया। स्विंटर मतलब समर में विंटर, और क्या दूसरा विमर, विंटर में समर, तो ये समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसे हो रहा है पता है क्या, इसकी वजह से, इसकी वजह से सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसे हो रहा है, पैराशूट की बोतल को, मतलब उसे ये समझ में आया कि दूसरे दिन पिघलना है कि जमना है, ठीक है, वही समझ में आया, मतलब दूसरे दिन ऐसा जम के रहना है या मतलब पिघलना है। मतलब आपने कभी सोचा है कि आपने सिर्फ खुद के बारे में सोचा है, कभी सोचा है कि पैराशूट की बोतल कितनी कंफ्यूज होती हुई रात को कि सुबह एग्जैक्टली करना क्या है, मतलब पिघलना है या जमना है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हमेशा खुद के बारे में सोचते हो, स्वार्थी लोग हो तुम सभी, कभी दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। सोचना चाहिए, ऐसे ही सीजन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है वैसे बाकी चीजों की भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। जम गई तो भी कैसे गर्म करोगे, हाँ गैस पे, ठीक है, ये तरीका सभी जगह पे सही नहीं बैठता है, हाँ ठीक है। हाँ तो वो पैराशूट का गैस के ऊपर रख दिया तो वो जल जाएगा नीचे से कुछ भी, हाँ ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल बात है, डायरेक्टली बोतल ऊपर से कट कर दो हमेशा, ओके, हाथ डाल के निकाल के हाथ में रख के ऐसा 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 करो, ओके, और बाद में वहां पे सर पे लगा लो। उसके लिए गैस डिश कहाँ पे गर्म करते बैठो, कुछ भी नहीं, हाँ हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये अंडरलाइन किया गया, जनरली फर्म क्या डिसॉल्व नहीं होती है। आगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी 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 कौन डिक्लेयर करता है, कोर्ट, कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट तो उसे अलग से नोटिस देनी पड़ती है कि मैं फर्म से जा रहा हूं, नहीं है। डेथ और किसके कौन से केस में, इंसॉल्वेंसी, उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने मुन्ना भाई देखा है, मुन्ना भाई में क्या था वो डायलॉग, अगर कोई मरने की हालत में रहा तो वो फॉर्म कैसे भरेगा, फॉर्म भरना जरूरी है क्या, ठीक है, ये देखा ना। तो यहां पे कोई अगर मर गया तो नोटिस कैसे देगा, मतलब नोटिस देना जरूरी है क्या, ठीक है, तो वो वही डायलॉग यहां पे लगता है। तो डेथ हो गई आज वो मर गया, नोटिस कहां से देगा, कौन देगा, और नोटिस नहीं दी इसकी वजह से उसकी लाइबिलिटी चल रही, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ठीक है। तो यहां पे डेथ और इंसॉल्वेंसी केस में अभी आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, सर इंसॉल्वेंसी के केस में नोटिस की जरूरत क्यों नहीं, इंसॉल्वेंसी की खुद नोटिस आती है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, तो अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
मैं इंसॉल्वेंट बन गया, इंसॉल्वेंट बन गया, इंसॉल्वेंट बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग वहां पे क्या है कि आपको फेमस कर देंगे, क्लियर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी ऑलरेडी नोटिस आती है। सो where a partner of firm is adjudicated, मतलब declared as insolvent, he ceases to be partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved, ठीक है। So where under the contract between the partner, firm is not dissolved by adjudication of partner as an insolvent, the estate of partner so adjudicated is not liable for any, underline करना, for any act of firm, and firm is not liable for any act of insolvent done after the date of order। जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद में जो एक्टिविटी होगी उसके लिए ना तो फर्म लायबल है, उसने जो एक्टिविटी की उसके लिए फर्म लायबल नहीं है, वो फर्म ने जो की उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं। जनरली इंसॉल्वेंसी की वजह से फर्म क्या होती है, डिसॉल्व, जनरली क्या होती है, डिसॉल्व। लेकिन आपको लगता है डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए तो एग्रीमेंट कर लो, तो वहां पे लिख देना, आपने लिखा है ना, डेथ का लिखा है ना, वहीं पे डेथ का जहां पे लिखा है, लास्ट टाइम लिखा है, रिटायरमेंट और डेथ का लिखा था। जनरली इन केस ऑफ रिटायरमेंट फर्म विल नॉट डिसॉल्व बट इट मे डिसॉल्व इफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट इज मेड। तो जहां पे आपने रिटायरमेंट लिखा था ना, दो रूल लिखे हैं, रिटायरमेंट और डेथ के लिखे है ना, रिटायरमेंट के यहां पे लिख देना रिटायरमेंट ऑब्लिक एक्सपल्शन, रिटायरमेंट के वहां पे लिख देना रिटायरमेंट ऑब्लिक एक्सपल्शन, और डेथ के वहां पे लिख देना क्या, डेथ ऑब्लिक इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑब्लिक इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंट होने से क्या होता है, इंसॉल्वेंट होने से क्या होता है, साइड में दिया है, लेफ्ट साइड पे देखो, वहां से द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज पार्टनर। वाह वाह, पता ही नहीं था, इंसॉल्वेंट बनने के बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, पता ही नहीं था, ठीक है। ही विल बी सीज टू बी पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन विच ऑर्डर इज मेड, मतलब जिस दिन ऑर्डर आई उसी दिन से वो पार्टनर बन, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। The estate of the insolvent partner is not liable for the act done after insolvency, बाद में कोई भी एक्ट होता है उसके लिए वो लायबल नहीं है। The firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of the order of adjudication, ठीक है। बाद में फर्म की भी लायबिलिटी नहीं है। Ordinarily but not invariably the insolvency of partner result in dissolution of firm, ordinarily डिसोल्यूशन होता है बट एग्रीमेंट में लिखा हो तो नहीं होगा, एग्रीमेंट में आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं इंसॉल्वेंसी हो तो भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। आगे लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर की स्टेट, तो क्या होगा, लायबल होगी, जिसकी डेथ हो गई उसकी स्टेट लायबल होगी, स्टेट लायबल होगी, बट कौन से एक्ट के लिए, कौन से एक्ट के लिए, जब उसकी डेथ हुई उससे पहले वाली या बाद में की, उससे पहले वाले, ठीक है। आगे अगले पेज पे, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, क्या जाने वाला पार्टनर सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। जो पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट और एक्सपल्शन की वजह से वो जा रहा है, वो फर्म से जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, बोलो नहीं कर सकता, क्यों, खुद का स्टार्ट कर सकता है बट सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब एक बार आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हो, मतलब आगे जाके उसे छोड़ के बिजनेस कर ही नहीं सकते। मतलब मैंने मान लो मैंने क्लास के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप की, मेरी उसकी पार्टनरशिप नहीं चल पाई, मैं सेपरेट हो गया, मैं खुद का क्लास खोलना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि जिंदगी भर मैं क्लास ही नहीं ले सकता, मैंने पार्टनरशिप से बाहर निकला। तो आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से, हाँ नाम, ओके, तो क्या नाम यूज नहीं कर सकते, मतलब जो ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, ओके, आप बिजनेस सेम स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम यूज नहीं करना है, फर्म की एसेट यूज नहीं करनी है, फर्म के जो क्लाइंट्स थे वो उनको सॉलिसिट नहीं करना, मतलब क्या कि उनको खींच के लेके आओ, ऐसा नहीं करना है। रिटायरमेंट के बाद में जो भी करना है वो खुद के दम पे करना है, क्या करना है, खुद के दम पे करना है, सिंपली आपको करना है तो करो बट खुद के दम पे। कोई पुराने पार्टनरशिप का नाम, एसेट और कस्टमर्स यूज नहीं करेगा। अगर कस्टमर खुद आते हैं तो अलग बात है, पर उनको ऐसा कि नहीं मैं यहाँ पे गया यहाँ पे आ जाओ, ऐसा वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है, तो याद रखना, ठीक
ठीक है, तो यहां पे देखो, एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस, अंडरलाइन करना, में कैरी ऑन बिजनेस कर सकता है, बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट, बट वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, यूज द फर्म नेम, represent himself as carrying on the business of firm, solicit customer of person है, in short customer ही वहां पे कर देना, customer who were dealing with the firm before he ceased to be partner, मतलब एक तो फर्म का नाम यूज नहीं करना है, दूसरा फर्म का नाम यूज नहीं करना है, दूसरा क्या फर्म के मतलब है अभी भी फर्म का पार्टनर ऐसा भी नहीं दिखाना है, और फर्म के कस्टमर को वहां पे क्या है कि सॉलिसिट नहीं करना है या वहां पे उनको लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो पार्टनर में मेक एग्रीमेंट विद द पार्टनर दैट ऑन सीजिंग टू बी पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन स्पेसिफाइड, हाँ अगर उसने एग्रीमेंट पे साइन किया हो कि फर्म से जाने के बाद में वो सेम टाइप का बिजनेस नहीं करेगा तो अलग बात है, लेकिन वो कब साइन करेगा, वो साइन कब करेगा, अगर अपने कुछ पैसे दिए उसके लिए, उसे बोला कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तो ऐसा डायरेक्टली थोड़ी ना वो साइन करेगा, एग्रीमेंट में लिखा हो तो अलग बात है, क्लियर। तो वो भी कैसे, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप पुणे में नहीं कर सकते, बाकी कहीं पे भी करो सेम टाइप का। हम ये थोड़ा सा गुडविल जो है एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड में पढ़ेंगे कि उसमें कभी भी आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इनकेस डालते हो तो वो भी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड, पूरी नहीं, ठीक है। आगे, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जाने वाला पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब क्या, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट मतलब उसके जाने के बाद में, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, बाद में कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, बोलो, कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता ही नहीं कर सकता, क्यों, जनरली नहीं कर सकता, बट ऐसा कौन सा केस है जिसमें वो कर सकता है, जनरली नहीं कर सकता, वो चला गया उसके बाद में जो भी फर्म को प्रॉफिट मिलता है वो बाकी पार्टनर्स का है वो ले लेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी केस है जहां पे वो शेयर कर सकता है, वो शेयर मांग सकता है, हाँ डेथ की वजह से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हाँ डेथ हो गए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह से गए आप, रिटायरमेंट होके गए, डेथ होके गए, या एक्सपल्शन की वजह से गए, ओके, आप जाने के बाद में जो भी फर्म आपको प्रॉफिट होता है वो बाकी पार्टनर्स लेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कौन सी केसेस है जहां पे आपको मिल सकता है, हाँ अगर जाते वक्त वो जाने वाले पर्सन का शेयर सेटल नहीं किया और उसका पैसा अभी भी फर्म यूज कर दे, जाते वक्त जाने वाले पार्टनर को उसका सभी देना चाहिए ना, कैपिटल, प्रॉफिट का हिस्सा जो भी है वो सब कुछ उसको वापस करना चाहिए, अगर वो वापस नहीं किया उसका पैसा यूज करके आप बिजनेस कर दो, तो जाने वाला पार्टनर या तो उन पैसों के ऊपर 6% का इंटरेस्ट मांग सकता है या फिर वो प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है जो भी उसे ठीक लगे। अभी वो कौन सा हिस्सा लेगा, इंटरेस्ट लेगा या प्रॉफिट लेगा, डिपेंड्स क्या, उस फर्म को लॉस है तो वो क्या मांगेगा, इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट कम है प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट का हिस्सा मांग लेगा। सो वो ऑब्वियसली लॉजिकल है ना, भाई मान लो कि आप मेरे फर्म से निकल रहे हो, मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए, आपके कैपिटल से बिजनेस चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या आप प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकते हो, ये लॉजिकली होना चाहिए ना। अगर मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहिए तो आपका जाते वक्त पैसा आपका वापस कर दूं मैं, और नहीं किया तो की बात है ना, अगर आपका पैसा मैंने वापस नहीं किया तो प्रॉफिट शेयर किया जा सकता है। तो देखो यहां में तो यहां पे अंडरलाइन करना, where any member of a firm has died or otherwise ceased to be partner and the surviving or continuing partners carry on business of the firm with property of the firm
विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, अंडरलाइन करना, विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. Settlement of account as between them and outgoing partner or his estate, then in the absence of the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of profit made since he ceased to be partner as may be attributable to the use of share of property. ये बहुत वो एक्सप्लेन करते हैं. या फिर 6%. तो देखो वहां पे लेना, if any partner leaves firm, LEAVES, if any partner leaves firm, but there is no क्या, but there is no final settlement, then क्या, if there is no final settlement, then outgoing partner or his representative, ऐसा क्यों लिखा outgoing partner or his representative, ऐसा क्यों लिखा, डेथ हो तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ना, or his representative may claim share in subsequent profit और बोलो क्या, और interest at the rate of 6% per annum, or 6% interest per annum. It is choice of outgoing partner. चॉइस सही है, क्या लेना है, इट इज चॉइस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर लिखो. And the last one, revocation of continuing guarantee by change in firm. Revocation of continuing guarantee. What is continuing guarantee? Continuing guarantee, हाँ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने एक कंटिन्यू गारंटी, मतलब क्या कि एक बोला कि यहां से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए ओके मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हूं. ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आपने एक क्या कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी हो तो वो लिमिटेड है, और बोला कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी चलती रहेगी हर ट्रांजैक्शन के लिए. तो यहाँ पे दिया कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म और टू थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी रिवोक्ड एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. मतलब कोई पर्सन आता है, नया एडमिशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूं ओके, और मैंने हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी या किसी और ने दी थी. कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो गारंटी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है. मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, उस वक्त उस दिन तक क्या चल रही थी, कंटिन्यूइंग गारंटी. वो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. कब, कोई पार्टनर नया आता है या कोई पार्टनर जाता है. इवन कोई पर्सन गारंटी दे सकता है कि इस फॉर्म में जो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल आप कर सकते हो, ठीक है. लेकिन रिटायरमेंट होती है, तो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. रीजन क्या है, देखो समझो
कि मैंने जब कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी क्या देख के दिया था, वहां पे कौन से पार्टनर्स है। अभी नया पार्टनर आ गया, मतलब मुझे पता नहीं कि वो पार्टनर कैसा है, तो इस वजह से कंटिन्यूइंग गारंटी चलेगी ऐसा नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ऊपर भरोसा था वो पार्टनर चला गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। अगर आपको लगता है नहीं कंटिन्यूइंग गारंटी चलनी चाहिए तो एग्रीमेंट में लिख दो कि किसी के रिटायरमेंट और किसी के एडमिशन से कंटिन्यूइंग गारंटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप मेंशन कर सकते हो। सो मियर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑपरेट्स to revoke the guarantee as to all future transactions. Such change may occur by death, retirement, okay, or introduction of new partner. Underline करना, introduction of new partner. बाय कोई डाउट है? अगला यूनिट तो हमने लेके रखा था, तीन ही यूनिट है ना? हाँ, तीन है या चार है? और कौन सा है? डर गया ना मैं, हाँ? वो बोल रहा है कि वो आपको पागल बना रहे हो, आप बन रहे हो। हाँ? देखो ऐसे तो स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, आएगा अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तीनों यूनिट हो गए ना?